Hello friends, welcome back to another lecture, and in this lecture we are going to study state legislature. Okay. इसके अंदर कई सारी पोस्ट जो हैं वो सिमिलर लाइंस पे हैं जो पार्लियामेंट्स में जो पोस्ट थी ठीक है। जैसे स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वो बिल्कुल स्पीकर ऑफ लोकसभा के लाइंस पर है, तो मैंने इसके अंदर वो स्किप कर दिया है। ठीक है। जो डिफरेंट हैं स्टेट लेजिस्लेचर में, जो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं जो पार्लियामेंट से बिल्कुल अलग है, वो सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर आर्टिकल 168 टू 212 स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बात करते हैं। ये पार्ट 6 के अंदर आता है। ठीक है। जो हमारी कंट्री में अभी 22 स्टेट्स हैं जहाँ पे यूनिकैमरल सिस्टम है। यूनिकैमरल सिस्टम मतलब वहाँ पे केवल SLA ही है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा। ठीक है। 6 स्टेट्स हैं जहाँ पे बाई कैमरल सिस्टम है, यानी कि वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। ठीक है, और इसको बोलते हैं विधान परिषद। ओके, काफ़ी आसान है। ठीक है, वो 6 स्टेट्स कौन कौन सी हैं? एक तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। ये 6 स्टेट्स ऐसी हैं जिनके अंदर अभी बाई कैमरल सिस्टम है, और 22 स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे यूनिकैमरल सिस्टम है। ओके, तो स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, किन किन बॉडीज से बन के स्टेट लेजिस्लेचर बनती है, ठीक है, उनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। जैसे पार्लियामेंट के अंदर 3 पार्ट होते हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। सेम उसी लाइंस पे स्टेट लेजिस्लेचर के भी 3 पार्ट होते हैं, गवर्नर, पार्लियामेंट में होता है प्रेसिडेंट, राइट। ठीक है। देन लेजिस्लेटिव असेंबली, SLA या विधानसभा, और पार्लियामेंट में होता है लोकसभा। एंड देन थर्ड वन लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि विधान परिषद, और वहाँ पे पार्लियामेंट में होती है ये राज्यसभा, राइट। तो ये बिल्कुल सिमिलर लाइंस पे स्टेट लेजिस्लेचर होता है, लेकिन जहाँ पे यूनिकैमरल सिस्टम होता है जिन स्टेट्स में, वहाँ पे केवल विधानसभा होती है, और जहाँ पे बाईकैमरल सिस्टम होता है वहाँ पे विधान परिषद भी होती है। ठीक है, विधान परिषद। चलिए, पार्लियामेंट कैन अबॉलिश एन SLC और क्रिएट इट इफ द SLA ऑफ द स्टेट पासिस अ रेजोल्यूशन। जो पार्लियामेंट होती है उसके हाथ में पावर होती है कि वो चाहे तो SLC यानी कि विधान परिषद को एबोलिश भी कर सकती है या फिर बना भी सकती है, लेकिन वो ऐसा तभी करती है जब उस स्टेट की विधान परिषद, वो विधानसभा, इसे लेके कोई रेजोल्यूशन पास करे। ठीक है। इट शुड बी पास बाय ए स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी से पास कराना होता है SLA को। ठीक है, यानी कि अ मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ द SLA एंड अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द SLA प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी अगर आपको अच्छे से समझनी है तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ओके, ठीक है। तो स्पेशल मेजोरिटी से SLA से पास होगी स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, देन पार्लियामेंट में जाएगी, और पार्लियामेंट के अंदर सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, देन द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट विल बी पास बाय अ सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, इसके बारे में प्रॉपरली हम लास्ट स्लाइड में स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि ये करंट अफेयर्स में भी काफ़ी रहा था। ठीक है, तो हम लास्ट स्लाइड में भी इसको अच्छे से देखने वाले हैं। अभी बस आपको ये याद रखना है, अगर कोई SLA सिंपल मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास कराती है और फिर पार्लियामेंट में जाता है, तो वहाँ पे वो अगर SLA स्पेशल मेजोरिटी से पास कराती है, देन वो रेजोल्यूशन पार्लियामेंट जाता है और वहाँ पे सिंपल मेजोरिटी से पास होता है, तो वहाँ उस पर्टिकुलर स्टेट की जो विधान परिषद है उसे एबोलिश भी किया जा सकता है या क्रिएट भी किया जा सकता है। ठीक है। नाउ कॉम्पोजिशन, बारी बारी से दोनों सदनों के बारे में बात करेंगे, विधानसभा के बारे में भी, देन विधान परिषद के बारे में। ठीक है, तो विधानसभा के जो इलेक्शन होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं,
ठीक है। वहाँ के डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, स्ट्रेंथ जो होती है 60 to 500 डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन साइज ऑफ द स्टेट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको कि जो स्ट्रेंथ होगी विधानसभा की वो डिपेंड करती है पॉपुलेशन साइज पे उस स्टेट के। ठीक है, बट फॉर आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आई एम सॉरी, ये अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, दिस वन अरुणाचल प्रदेश। फॉर अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली। मतलब यहाँ के जो मेंबर्स होते हैं, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, यहाँ के जो मेंबर्स होते हैं ये इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, गवर्नर कैन नॉमिनेट 1 मेंबर ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। ठीक है, और पार्लियामेंट के अंदर 2 मेंबर्स थे, राइट, जिन्हें प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते हैं लोकसभा के अंदर। स्टेट के अंदर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती हैं और इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर पॉपुलेशन टू नंबर ऑफ सीट्स का जो रेशियो होता है ये सेम रखा जाता है हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जिसकी वजह से जो पूरे स्टेट का ये जो रेशियो होता है पॉपुलेशन टू नंबर ऑफ सीट्स ये सेम हो जाता है, सेम इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है, ये इसलिए रखा जाता है ताकि फेयर इलेक्शन हो। ओके, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SCs एंड STs ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन रेशियो। ठीक है, ये भी पॉपुलेशन रेशियो के बेसिस पर ही दी जाती है, जो रिजर्व्ड सीट्स होती हैं SCs की और ST कैंडिडेट्स की। ठीक है, अब बात करते हैं विधान परिषद के बारे में। यहाँ इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं जैसे राज्यसभा में होते हैं, राइट। आप इन्हें रीड करते हुए इन सारे पॉइंट्स को राज्यसभा से कंपेयर करते हुए चलें तो आपको बहुत इजीली ये सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है 40 to 1/3 ऑफ SLA। ठीक है, 40 से 1/3 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, ये होती है स्ट्रेंथ, राइट। साइज ऑफ काउंसिल डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ असेंबली। ठीक है, वो हमें यहाँ से पता चल ही रहा है। मैनर ऑफ द इलेक्शन क्या होता है, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है SLC, इसके ऊपर हालांकि क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा प्रोसीजर। मैनर ऑफ इलेक्शन देखिए, 1/3 आर इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ लोकल बॉडीज लाइक म्यूनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एट्सेट्रा। ठीक है, यानी कि 1/3 जो मेंबर होते हैं इसके लेजिस्लेटिव काउंसिल के, वो चुने जाते हैं लोकल बॉडीज़ के जो मेंबर्स होते हैं जैसे कि म्यूनिसिपैलिटीज़, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एट्सेट्रा। ठीक है, इनके द्वारा इलेक्ट किया जाता है, उन्हें नॉमिनेट नहीं किया जाता है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ये जो मेंबर्स होते हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के, ये भी इलेक्ट ही करते हैं, ये भी वोट ही देते हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा चुने जाते हैं 1/3 मेंबर। देन 1/12 मेंबर चुने जाते हैं ग्रेजुएट्स ऑफ 3 years स्टैंडिंग एंड रिसाइडिंग विद इन द स्टेट। ठीक है, 1/12 मेंबर चुने जाते हैं ग्रेजुएट्स के द्वारा जो उस स्टेट में रह रहे हैं। ठीक है, देन अगेन 1/12 आर इलेक्टेड बाय द टीचर्स। ठीक है, ऑफ 3 years स्टैंडिंग इन स्टेट नॉट लोअर इन स्टैंडर्ड देन सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, जो सेकेंडरी स्कूल से लेके अपर स्कूल्स के जो टीचर्स होते हैं उनके द्वारा भी चुने जाते हैं 1/12 मेंबर्स। ठीक है, और मैं फिर आपको बता रहा हूँ ये इनके द्वारा इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, नॉमिनेट नहीं किया जाता, ये जाके पर्टिकुलर वोटिंग देते हैं, वोट देते हैं ये जाके। ठीक है, देन 1/3 आर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट फ्रॉम अमंग्स पर्सन्स हु आर्ट मेंबर्स ऑफ असेंबली। और बाकी 1/3 जो मेंबर चुने जाते हैं वो चुने जाते हैं विधानसभा से, विधानसभा वोट करते हैं। ठीक है, और बाकी के जो मेंबर्स होते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नर द्वारा। ठीक है, तो सिंपल सा है, 1/3 चुने जाएंगे लोकल बॉडीज से, मतलब इलेक्ट किए जाएंगे। 1/12 इलेक्ट किए जाएंगे बाय ग्रेजुएट्स, देन अगेन 1/12 इलेक्ट किए जाएंगे बाय टीचर्स नॉट लोअर इन स्टैंडर्ड देन सेकेंडरी स्कूल, एंड देन लास्ट 1/3 जो है इलेक्ट किए जाएंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के द्वारा। ओके, इतना समझ आ गया, ये डायरेक्टली इलेक्ट नहीं हो रहे हैं ये। ठीक है, इलेक्ट इन्हें किया जा रहा है। देन जो बाकी के बचे हुए सीट्स हैं वहाँ पे
जो गवर्नर होंगे वो नॉमिनेट करेंगे मेंबर्स को। ठीक है, थोड़ा सा पेचीदा है लेकिन आप एक दो बार रीड करेंगे तो आई एम श्योर आपको ये याद हो जाएगा। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इसके थ्रू जो है चुने जाते हैं मेंबर्स, राइट। अब ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं। SLA इज नॉट अ कंटिन्यूइंग चैम्बर, नॉर्मल टर्म इज 5 years। ठीक है, अब SLA की बात आती है यहाँ पे आपके दिमाग में लोकसभा आ जाना चाहिए, लोकसभा। ठीक है, अब लोकसभा भी हमें पता है कंटिन्यूइंग चैम्बर नहीं है और उसका भी नॉर्मल टर्म 5 years ही है। ओके, तो ये बिल्कुल सिमिलर लाइंस पे है। गवर्नर इज ऑथोराइज टू डिसॉल्व SLA एट एनी टाइम टू पेव द वे फॉर फ्रेश इलेक्शंस। ठीक है, और लोकसभा में ये काम कौन करता है? प्रेसिडेंट, राइट। Term of SLA can be extended during emergency by a law of parliament for 1 year at a time for any length of time, cannot continue beyond a period of 6 months after the emergency has ceased to operate। बिल्कुल सेम लाइंस पे है ये, सेम लोकसभा के अंदर भी होता है जब इमरजेंसी लगती है, राइट। एक साल तक के लिए जो है बढ़ाया जा सकता है SLA के टर्म को। ठीक है, और इमरजेंसी हटने के बाद 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है बस। ओके, SLC इज अ कंटिन्यूइंग चैम्बर। SLC के रीड करते ही आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए? राज्यसभा। ठीक है, तो राज्यसभा हमें पता है कंटिन्यूइंग चैम्बर है। इट इज़ अ परमानेंट बॉडी नॉट सब्जेक्ट टू डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। ठीक है, 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी सेकेंड ईयर, ये हमने राज्यसभा में भी स्टडी किया था। सो अ मेंबर कंटिन्यूज एज सच फॉर 6 years। ठीक है, 6 साल तक के लिए एक मेंबर कंटिन्यू करता है और हर सेकेंड ईयर में 1/3 मेंबर्स रिटायर करते हैं। ओके, वैकेंट सीट्स आर फिल्ड अप बाय फ्रेश इलेक्शंस एंड नॉमिनेशंस। ओके, जो वैकेंट सीट्स होती हैं, इलेक्शंस होते हैं उसके ऊपर और नॉमिनेट भी किए जाते हैं मेंबर्स। रिटायरिंग मेंबर्स आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन एंड री नॉमिनेशन एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेंबरशिप ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। मेंबरशिप के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। ओके, क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे, देन डिस्क्वालिफिकेशंस, एंड देन वी विल स्टार्ट विद चेयरमैन ऑफ काउंसिल। ठीक है, अब चेयरमैन ऑफ काउंसिल के बारे में हम इसलिए स्टडी कर रहे हैं क्योंकि चेयरमैन ऑफ काउंसिल यहाँ पे तो थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, राज्यसभा में जो चेयरमैन थे वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे चेयरमैन ऑफ काउंसिल के बारे में हम बात करने वाले हैं। स्पीकर ऑफ विधानसभा, जो स्पीकर होते हैं विधानसभा के, वो पोस्ट बिल्कुल सिमिलर है लोकसभा के स्पीकर से, तो उसके बारे में हम बात नहीं करने वाले हैं इस वीडियो में। ओके, तो क्वालिफिकेशन के अंदर मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मेक एंड सब्सक्राइब टू एन ओथ बिफोर द पर्सन ऑथोराइज्ड बाय इलेक्शन कमीशन फॉर दिस पर्पस। इलेक्शन कमीशन किसी पर्सन को ऑथोराइज करेगा सो दैट वो ओथ दिला सकें। ठीक है, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर को, ये इस पॉइंट का मतलब है। SLC नॉट लेस देन 30 years, और SLA के अंदर 25 साल से कम उम्र के मेंबर्स नहीं चुने जा सकते हैं, राइट। बिल्कुल सेम है, लोकसभा और राज्यसभा में भी बिल्कुल सेम है, राइट। मस्ट बी एन इलेक्टर फॉर एन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द कंसर्न स्टेट टू बी इलेक्टेड टू द SLC। ठीक है, मस्ट बी एन इलेक्टर फॉर एन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर एक इलेक्टर होना मस्ट है इन द कंसर्न स्टेट टू बी इलेक्टेड टू द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, राज्यसभा के अंदर भी ये बिल्कुल सेम है। फॉर गवर्नर्स नॉमिनेशन मस्ट बी अ रेसिडेंट इन द कंसर्न स्टेट, और जो गवर्नर है वो केवल उन्हें ही नॉमिनेट कर सकते हैं जो उस स्टेट के रेसिडेंट हैं, राइट। मस्ट बी एन इलेक्टर फॉर एन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द कंसर्न स्टेट टू बी इलेक्टेड टू द SLA। ओके, ये भी आपको याद रखना है। नाउ डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बिल्कुल सेम है, जो पार्लियामेंट में है वही यहाँ पे है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, वो तो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, हमें पता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। ठीक है, तो यहाँ पे जो चेयरमैन होते हैं काउंसिल के, वो कैसे चुने जाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ही इज़ इलेक्टेड बाय द काउंसिल इटसेल्फ फ्रॉम अमंग्स इट्स मेंबर्स। ठीक है, तो जो चेयरमैन होते हैं काउंसिल के, उन्हें अब खुद के मेंबर्स में से ही चुना जाता है, इलेक्ट किया जाता है।
एक्स ऑफिशियो में चेयरमैन नहीं होता है एसएलसी का, राइट। चेयरमैन वैकेट्स हिज सीट्स इफ ही सीज टू बी अ मेंबर ऑफ काउंसिल। जो चेयरमैन होते हैं अपनी सीट को वैकेट करते हैं कब, अगर वो मेंबर ऑफ काउंसिल नहीं है, या फिर रिज़ाइन दे देते हैं डिप्टी चेयरमैन को, या फिर रेजोल्यूशन पास कराया जाए इस संदर्भ में, पास बाय अ मेजोरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, ठीक है, यानी कि सिंपल मेजोरिटी। और ये सिंपल और मेजोरिटी कितने टाइप की होती है, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी, ये सारी मेजोरिटी को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एक स्टार्टिंग की वीडियोस में, ठीक है। मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो। ओनली आफ्टर 14 डेज एडवांस नोटिस। और ये जो रेजोल्यूशन है ये तभी पास कराया जा सकता है जब 14 डेज का एडवांस नोटिस दिया जाए, ठीक है। सैलरी अलाउंसेस स्टेट लेजिस्लेचर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से दी जाती है इनकी सैलरी, राइट। नाउ डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ काउंसिल इलेक्टेड बाय द काउंसिल itself फ्रॉम amongst its members. DC vacates his office if he ceases to be a member of council. रिजाइन करते हैं वो चेयरमैन को, या फिर रेजोल्यूशन पास कराया जाए मेजोरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ओनली आफ्टर 14 डेज एडवांस नोटिस, ठीक है। ये भी बिल्कुल सिमिलर लाइंस पे ही है। चेयरमैन नॉमिनेट्स फ्रॉम अमंग्स द मेंबर अ पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन। एक वाइस चेयरमैन का पैनल भी जो है नॉमिनेट किया जाता है चेयरमैन के द्वारा, राइट। एनी वन ऑफ देम कैन प्रिसाइड ओवर द काउंसिल इन द एब्सेंस ऑफ चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन। तो वाइस चेयरमैन के जो काउंसिल होता है, ये जो पैनल होता है वाइस चेयरमैन का, इसके अंदर से कोई भी मेंबर जो है प्रिसाइड कर सकता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को, अगर चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन दोनों ही एब्सेंट हैं तो, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेशंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। समनिंग, वहाँ पे गवर्नर था, वहाँ पे प्रेसिडेंट थे पार्लियामेंट में, और यहाँ पे गवर्नर फ्रॉम टाइम टू टाइम समन्स ईच हाउस टू मीट, राइट। मैक्सिमम गैप कैन नॉट बी मोर देन 6 months, यानी कि साल में 2 बार, ट्वाइस अ ईयर सेशन होंगे ही होंगे, राइट। एडजर्नमेंट सस्पेंड्स द वर्क इन अ सिटिंग फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम। एडजर्नमेंट साइन डाई टर्मिनेट अ सिटिंग फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड, ठीक है। ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं पार्लियामेंट में, ये बिल्कुल सेम है, पार्लियामेंट में भी यही सेम था, एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट साइन डाई। प्रोरोगेशन, गवर्नर कैन प्रोरोग द हाउस विच इज इन सेशन, इट टर्मिनेट्स सेशन ऑफ द हाउस, ठीक है। ये भी हम स्टडी कर चुके हैं पार्लियामेंट में। नाउ डिसोल्यूशन, SLC कैन नॉट बी डिसॉल्व, ओनली SLA कैन बी डिसॉल्व, राइट। राज्यसभा हम देख चुके, पार्लियामेंट में भी राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती है, केवल लोकसभा ही डिसॉल्व हो सकती है। डिसोल्यूशन एंड्स द वेरी लाइफ ऑफ द एग्जिस्टिंग हाउस and new house is constituted after the general elections are held, right. Now lapsing of bills कब किस किस केस में लैप्स हो सकते हैं। अ बिल पेंडिंग इन SLA, बिल पेंडिंग इन विधानसभा इररेस्पेक्टिव ऑफ द ओरिजिनेशन लैप्स। अगर विधानसभा के अंदर कोई बिल है और विधानसभा जो है डिसॉल्व हो जाती है, तो उस केस में जितने भी बिल्स होंगे वो डिसॉल्व होंगे इररेस्पेक्टिव ऑफ द ओरिजिनेशन ऑफ द बिल, राइट। अ बिल पास बाय द SLA पेंडिंग इन द SLC लैप्स। मैं आपको ऑलरेडी ट्रिक बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी सेम ट्रिक अप्लाई होगी। अगर कोई भी बिल है उस पर विधानसभा ने कार्रवाई की है, SLA ने कार्रवाई उस बिल पे की है, और देन SLA जो है डिसॉल्व हो जाता है, तो वो बिल भी डिसॉल्व हो जाएगा, वो बिल भी लैप्स कर जाएगा, राइट। अ बिल पेंडिंग इन द SLC और बोथ इन केस ऑफ बायकैमरलिज्म, बट पेंडिंग एसेंट ऑफ द गवर्नर और द प्रेसिडेंट डजंट लैप्स। यहाँ पे पेंडिंग नहीं आएगा, पास आएगा, ठीक है। अगर कोई बिल पास कर दिया जाता है SLC से, ठीक है, यूनिकैमरलिज्म में, अगर बायकैमरलिज्म है तो दोनों हाउसेस से अगर पास कर दिया जाता है, लेकिन वो पेंडिंग है एसेंट ऑफ द गवर्नर और द प्रेसिडेंट, देन उस केस में वो जो है लैप्स नहीं होगा, राइट। दोनों हाउसेस से पास हो चुका है तो नहीं होगा उस केस में लैप्स। अ बिल पास बाय SLA और बोथ बट रिटर्न बाय द प्रेसिडेंट फॉर रिकन्सिडरेशन डजंट लैप्स, ठीक है। अगर दोनों हाउसेस से पास हो गया है तो किसी भी केस में लैप्स नहीं होगा बिल, ओके। सिंपल सी एक ये ट्रिक है, आपको ये याद रखनी है बस। कोरम हम देख चुके हैं ऑलरेडी, कितना होता है 1/10,
इट इज़ 10 members और 1/10 of the total member of the house including presiding officer. ठीक है. नो कोरम, अगर कोई कोरम मीट नहीं करता है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर एडजर्न कर सकते हैं हाउस को, या सस्पेंड कर सकते हैं मीटिंग अंटिल कोरम. ठीक है, जब तक कोरम ना पूरा हो जाए तब तक के लिए एडजर्न भी कर सकते हैं, सस्पेंड भी कर सकते हैं मीटिंग को प्रिसाइडिंग ऑफिसर. राइट. नाउ राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल. पार्लियामेंट में हमने ये स्टडी किया था, वहाँ पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे. राइट. Every ministers and advocate general of the state have the right to speak and take part in the proceedings of either house or any of its committee of which he is named a member without entitled to vote. Right? अगर आपने पिछली वीडियोस अच्छे से देखी हैं तो आपको अब तक तो ये इजीली याद भी हो गया होगा. ठीक है, बिल्कुल सिमिलर लाइंस पे ही है, पार्लियामेंट में भी बिल्कुल सेम ही है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन स्टेट लेजिस्लेचर. ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे. ऑर्डिनरी बिल से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, और हमने पार्लियामेंट में भी देखा था ऑर्डिनरी बिल सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, तो इसे दोनों ही हाउसेस में इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है, एंड बाय अ मिनिस्टर एज वेल एज बाय एनी अदर मेंबर. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल बिल होता है. बिल पासिस थ्रू फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रीडिंग, देन ट्रांसमिटेड टू द सेकेंड हाउस. ठीक है, सिमिलर ही प्रोसीजर है पार्लियामेंट की तरह. इन द सेकेंड हाउस ऑल्सो पास थ्रू 3 स्टेजेस. ठीक है, दोनों ही हाउसेज में तीनों स्टेज से पास कराया जाता है बिल को. राइट. अब जब असेंबली से पास करा के जब काउंसिल में जाएगा, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएगा, तो वहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस होंगे उनके पास. हो सकता है कि वो पास करा दे बिल को. राइट. इट में पास द बिल. तो अगर पास हो जाता है दोनों सदन से तो गवर्नर के पास जाएगा. लेकिन ये भी हो सकता है इट में रिजेक्ट द बिल. राइट. और ये भी हो सकता है कि मे नॉट टेक एनी एक्शन, कीप द बिल फॉर पेंडिंग फॉर मैक्सिमम ऑफ 3 months. ठीक है, मतलब 3 महीने तक उस पर कोई एक्शन ही ना ले. ठीक है, अगर पास करा देते हैं तो सिंपल है, दोनों हाउसेज से पास हुआ तो सीधा गवर्नर के पास. राइट. इसे साइड करते हैं, इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे, सिंपल प्रोसीजर है. ठीक है, लेकिन इन दोनों के बारे में बात करते हैं कि अगर एसएलसी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल रिजेक्ट कर देती है या फिर उस पर कोई एक्शन नहीं लेती है 3 महीने तक. ठीक है, तो इस केस में अगर विधानसभा को यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को अगर बिल पास कराना है तो उस केस में, इन दोनों ही केस में असेंबली को फिर से पास कराना पड़ेगा बिल. असेंबली विल पास द बिल अगेन. ठीक है, एक और ऑप्शन होता है काउंसिल के पास, इट में पास द बिल विद अमेंडमेंट्स एंड रिटर्न. ठीक है, अमेंडमेंट करके पास कर दिया बिल को और फिर वो बिल वापस जाएगा असेंबली के पास. ठीक है, अब यहाँ पे असेंबली के पास ऑप्शंस आ जाते हैं. क्या क्या ऑप्शंस आते हैं, या तो वो एक्सेप्ट करेगी अमेंडमेंट्स को, या तो वो रिजेक्ट करेगी. राइट. एक्सेप्ट कर लेती है तो फिर से गवर्नर के पास चला जाएगा क्योंकि दोनों सदन से पास हो चुका है. राइट, ये भी सिंपल है. लेकिन अगर रिजेक्ट करती है, असेंबली रिजेक्ट कर देती है उन अमेंडमेंट्स को जो काउंसिल के द्वारा किए गए हैं, तो उस केस में क्या होता है, असेंबली पासिस द बिल अगेन. ठीक है, दोबारा असेंबली पास करती है बिल को. राइट. फिर अब काउंसिल के पास आ जाते हैं ऑप्शन. काउंसिल रिजेक्ट कर सकती है उसे, पास विद अमेंडमेंट्स, नॉट एक्सेप्टेबल, एंड डजंट पास विद इन 1 month. ठीक है, और इन तीनों ही केसेस में बिल पास माना जाएगा. ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है. कुछ नहीं करना है, बस आपको ये देखना है जब बिल असेंबली से काउंसिल के पास जाएगा तो उनके पास ऑप्शंस क्या क्या है. एक तो ऑप्शन है पास कर दिया जाए, गवर्नर के पास जाएगा सीधा. एक ऑप्शन है रिजेक्ट कर दिया जाए. तीसरा ऑप्शन है कि वो 3 महीने तक पेंडिंग रखें बिल को. देन फोर्थ ऑप्शन है अमेंड करें, अमेंडमेंट्स के साथ पास करें और रिटर्न करें असेंबली को वापस. ठीक है, और फिर असेंबली के पास ये ऑप्शन है, या तो वो एक्सेप्ट करेंगे उसे या फिर रिजेक्ट करेंगे. राइट. और इन सभी केसेस में एक ही बाईपास करने का ऑप्शन है असेंबली के पास, और वो है पास द बिल अगेन. ठीक है, अगर काउंसिल को बाईपास करना है तो असेंबली को दोबारा बिल पास कराना पड़ेगा.
ठीक है। द काउंसिल कैन डिले और डिटेन द बिल फॉर मैक्सिमम ऑफ 4 months। ठीक है। यहाँ पे हमने अभी देखा जो काउंसिल है वो 4 महीने तक डिले कर सकती है, बिल को पेंडिंग में रख सकती है। कैसे? अभी हमने देखा पहले पहले बारी में अगर फर्स्ट टाइम में हमने कोई बिल पास कराया है असेंबली से और वो काउंसिल में गया है तो वो उस पर 3 महीने तक पेंडिंग रख सकती है उस बिल को, राइट। अगर 3 महीने तक कुछ नहीं किया देन दोबारा बिल पास कराया गया असेंबली से तो फिर वो दोबारा से 1 महीने तक, राइट, 1 महीने तक फिर से पेंडिंग में रख सकती है बिल को। तो टोटल 4 महीने हो गए। ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि काउंसिल कितने महीनों तक डिले कर सकती है बिल को, मैक्सिमम ऑफ 4 months। ओके, 3 in 1 sitting, in the first sitting, first in the second, I mean for 1 month in the second one। Constitution doesn't provide the provision of a joint sitting। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। जॉइंट सिटिंग नहीं होती है स्टेट लेजिस्लेचर में, राइट। ये केवल पार्लियामेंट में ही होती है और पार्लियामेंट में भी कुछ पर्टिकुलर बिल्स के लिए ही अवेलेबल होती है। द अल्टीमेट पावर ऑफ पासिंग एन ऑर्डिनरी बिल इज वेस्टेड इन द स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, ये हम देख चुके हैं पिछले स्लाइड में। नाउ एसेंट ऑफ द गवर्नर। जब गवर्नर के एसेंट के लिए गवर्नर के पास बिल जाता है तो उनके पास ऑप्शंस क्या क्या होते हैं। एक तो ऑप्शन होता है कि वो एसेंट दे दें तो एक्ट बन जाएगा बिल। एक होता है विदहोल्ड एसेंट, अगर मतलब एसेंट ना देना, एसेंट नहीं देते हैं तो इट कैन नॉट बी एन एक्ट। ठीक है। तीसरा ऑप्शन होता है रिटर्न कर देना। ठीक है, रिटर्न करते हैं और दोबारा से बिल पास कराया जाता है तो फिर बाध्य हो जाते हैं, इस केस में उन्हें एसेंट देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शंस तो प्रेसिडेंट के पास भी थे। इनके पास एक और ऑप्शन होता है, मे रिजर्व फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, ये बिल को रिजर्व भी रख सकते हैं कंसिडरेशन प्रेसिडेंट के डिसीजन के लिए, मतलब प्रेसिडेंट के पास भी भेजा जा सकता है गवर्नर के द्वारा। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास जब भेजा जाता है तो प्रेसिडेंट के पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। एक तो वो एसेंट दे दें, एसेंट देंगे तो एक्ट बन जाएगा। ठीक है। दूसरा ऑप्शन उनके पास क्या होता है, ही कैन रिटर्न द बिल फॉर रिकन्सिडरेशन। रिकन्सिडरेशन के लिए रिटर्न भी कर सकते हैं बिल को, राइट। अगर वो रिटर्न करते हैं बिल को तो हैव टू रिकन्सिडर इट विद इन 6 months। 6 महीने के अंदर अंदर ही रिकन्सिडर करना पड़ेगा उस बिल को। ठीक है, बाध्य होंगे हाउसेज इसके लिए। ठीक है, और अगर रिकन्सिडर करने के बाद प्रेजेंट किया जाता है, फिर से प्रेजेंटेड अगेन आफ्टर पास फ्रॉम हाउस और हाउसेस बाई कैमरल लेजिस्लेचर है अगर तो देन मे और मे नॉट गिव हिज असेंट। ठीक है, उस केस में भी अगर दोबारा भी पास कराया जाता है और दोबारा प्रेसिडेंट के पास पहुंचता है बिल तो इस केस में प्रेसिडेंट बाध्य नहीं है, ठीक है, कि उन्हें असेंट देना ही देना है, राइट। ठीक है, हमने अभी देखा कि इस केस में अगर गवर्नर के पास दोबारा बिल आता है तो वो बाध्य हैं असेंट देने के लिए, लेकिन प्रेसिडेंट के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और ये जो पावर्स गिवन है, ये जो ऑप्शंस गिवन है गवर्नर को, ये हैं आर्टिकल 200 के अंदर। ठीक है, ये आर्टिकल 200 के अंदर गिवन है। और जब इस वाले केस में ये बिल प्रेसिडेंट के पास पहुंचता है तो ये जो पावर्स हैं प्रेसिडेंट के पास ये है आर्टिकल 201 में। ठीक है, 200 एंड देन 201। ठीक है, काफ़ी सिंपल है। ओके, तो ये ऑर्डिनरी बिल एंड एसेंट ऑफ द गवर्नर के बारे में था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मनी बिल्स। कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द SLC। ठीक है, SLC के जैसे ही आप देखें SLC आपके दिमाग में आ जाना चाहिए राज्यसभा, और राज्यसभा में भी यू कैन नॉट इंट्रोड्यूस अ मनी बिल। ठीक है, मनी बिल केवल और केवल लोकसभा में और विधानसभा में ही इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है, दैट टू ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर। लोकसभा में प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से और विधानसभा में गवर्नर की रिकमेंडेशन से। कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड बाय अ मिनिस्टर, राइट। सेम सिनारियो था लोकसभा में भी। पास्ड बाय SLC
passed by SLA, then SLC, ठीक है. SLC can't reject or amend, can only make recommendations, must return the bill to SLA within 14 days. SLA can either accept or reject the recommendations. ठीक है, बिल्कुल सिमिलर लाइंस पे ही है, यही प्रोसीजर फॉलो किया जाता है पार्लियामेंट में भी, राइट. देन गवर्नर कैन गिव असेंट, विद होल्ड असेंट, यानी कि कैन नॉट विद होल्ड असेंट बट कैन नॉट रिटर्न द बिल. ठीक है, गवर्नर कांट रिटर्न द मनी बिल, ओके, एंड इवन प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न द मनी बिल, राइट. रिजर्व फॉर प्रेसिडेंशियल असेंट, और प्रेसिडेंट विद होल्ड असेंट, विद होल्ड मतलब कैंसिल भी कर सकते हैं, असेंट भी दे सकते हैं, एंड इवन ही कैन नॉट रिटर्न द बिल, राइट. ठीक है, तो ये मनी बिल के बारे में था. काफ़ी सिमिलर है, लोकसभा में भी यही प्रोसीजर फॉलो होता है, विधानसभा में भी सेम प्रोसीजर फॉलो होता है, बस वहाँ पे जो काम प्रेसिडेंट का वो यहाँ पे गवर्नर का हो जाता है, राइट. नाउ इन पार्लियामेंट जॉइंट सिटिंग के प्रावधान है बोटल नेक को सोल्व करने के लिए, राइट. हम ये देख चुके हैं. स्टेट लेजिस्लेचर में कोई भी जॉइंट सिटिंग के प्रावधान नहीं है. लोकसभा कैन नॉट ओवरराइड राज्यसभा बाय पासिंग द बिल अगेन, ठीक है, लेकिन विधानसभा कैन ओवरराइड विधान परिषद, एंड ओनली विधानसभा कैन पास द बिल सेकेंड टाइम टू रिजॉल्व अ डेडलॉक. ठीक है, तो यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर जो डेडलॉक होता है वो जॉइंट सिटिंग से सॉल्व होता है. स्टेट लेजिस्लेचर में जो डेडलॉक होता है वो विधानसभा से बिल को दोबारा पास करा के सॉल्व किया जाता है, ओके. नाउ प्रिविलेजेस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, कुछ कलेक्टिव प्रिविलेजेस होते हैं और कुछ इंडिविजुअल प्रिविलेजेस होते हैं, ठीक है. वन बाय वन दोनों को देखते हैं. राइट टू पब्लिश इट्स रिपोर्ट्स, डिबेट्स एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ, एंड राइट टू प्रोहिबिट अदर्स फ्रॉम पब्लिशिंग द सेम. ठीक है, एक ये प्रिविलेज होता है, कलेक्टिव प्रिविलेज होता है. कैन एक्सक्लूड स्ट्रेंजर्स फ्रॉम इट्स प्रोसीडिंग्स, होल्ड सीक्रेट सिटिंग्स, सीक्रेट सिटिंग्स भी होल्ड की जा सकती है. कैन मेक रूल्स टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर एंड कंडक्ट, कैन पनिश मेंबर्स and outsiders for breach of its privilege. They have right to receive immediate information of the arrest, detention and imprisonment and release of a member. ठीक है, ये भी एक collective privilege है. Now individual privileges कुछ given हैं, उनके बारे में बात करते हैं. और यहाँ पे MLAs के बारे में बात हो रही है, ठीक है, member of legislative assemblies. ठीक है, they cannot be arrested 40 days before and after and during the session. ठीक है, this privilege only in civil cases and not in criminal cases. criminal cases में ये privilege नहीं given है, लेकिन civil cases में ये given है. और preventative detention cases, preventative detention में भी ये given नहीं है. और preventative detention and punitive detention हम दोनों को study कर चुके हैं fundamental rights में, ठीक है. They have freedom of speech in legislature. No member is liable to any proceeding in any court for anything that they have said and his vote. ठीक है, जो कुछ भी उन्होंने कहा या जिस भी तरीके से उन्होंने वोट दिया उसके लिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. ये भी एक प्रिविलेज है जो कि गिवन है इन्हें. They are exempted from jury service. They can refuse to give evidence and appear as a witness in a case pending in a court when state legislature is in session. ठीक है, अगर state legislation session में है तो वो मना कर सकते हैं, ठीक है, किसी विटनेस बनने के लिए किसी केस में. ठीक है, काफ़ी सिंपल है, जस्ट गो थ्रू द मंथ्स, ओके. नाउ ये करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक है. आंध्र प्रदेश असेंबली पास रेजोल्यूशन टू एबॉलिश लेजिस्लेटिव काउंसिल. अभी आंध्र प्रदेश असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया है सो दैट दे कैन एबॉलिश देयर लेजिस्लेटिव काउंसिल. ठीक है, तो इसका प्रोसीजर जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं. प्रोसीजर फॉर फॉर्मेशन और एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, राइट. Even though we have already discussed about it in the very first slide, but still कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि उस स्लाइड में नहीं गिवन थे. यहाँ पे हम प्रॉपरली इन डेप्थ इसके बारे में स्टडी करते हैं, राइट. अंडर आर्टिकल 169 सबसेक्शन 1
A state assembly can pass a resolution requesting parliament for creation or abolition of legislative council. ठीक है, तो अंडर आर्टिकल 169 सबसेक्शन 1 के अंदर ये पावर गिवन है असेंबली को कि वो एक रेजोल्यूशन पास कर सकती है रिक्वेस्टिंग पार्लियामेंट फॉर क्रिएशन और एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, राइट. रेजोल्यूशन हैज़ टू बी पास्ड बाय अ स्पेशल मेजोरिटी. ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी से पास कराना है रेजोल्यूशन को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में. ओके, हैज़ टू बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट बाय सिंपल मेजोरिटी. लेकिन वहीं पे ये जो रेजोल्यूशन होगा जब पार्लियामेंट में जाएगा तो वहाँ पे सिंपल मेजोरिटी से इसे पास कराना है, राइट. तो ये प्रोसीजर था. स्टेट विद लेजिस्लेटिव काउंसिल ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं. आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड तेलंगाना. ओके. Legislative Council is not a revising body like Rajya Sabha. It is only a dilatory chamber or an advisory body. ठीक है, ये केवल और केवल एक एडवाइजरी बॉडी होती है, रिवाइजिंग बॉडी नहीं होती है जैसे राज्यसभा है. ठीक है, इसलिए ये इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं होती है. ओके, तो ये स्टेट लेजिस्लेचर का लेक्चर था. आई होप यू आर फाइंडिंग देम हेल्पफुल. अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो डू लाइक देम, शेयर देम विद योर फ्रेंड्स and do subscribe to the channel. Okay, thank you very much guys.